अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस भी सेल की एक तकसीम है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होता है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है। जब हम बात कर रहे थे माइटोसिस की तो उसमें हमने देखा था हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स जो हमारे बॉडी के जिस्मानी सेल्स होते हैं जो जिस्म को बनाते हैं, हड्डियाँ गोश्त सारे। और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स जो ऐसे सेल होते हैं जो हमारे बॉडी के स्पर्म्स और एग्स को बनाते हैं, जो हमारी नस्ल कशी में हिस्सा लेते हैं स्पर्म एग। और आगे इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे नई जिंदगी का आगाज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ रहे हैं वो जर्म सेल्स में होने वाले प्रोसेस मियोसिस को पढ़ रहे हैं। देखिए, मियोसिस सेल की तकसीम है जिसमें एक सेल तकसीम होता है और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद के हाफ होती है। ये फ़र्क है माइटोसिस और मियोसिस में। जब माइटोसिस में कोई सेल तकसीम होता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि जब मियोसिस में तकसीम होता है सेल तो 4 डॉटर सेल बनते हैं। माइटोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है, जबकि मियोसिस में हाफ हो जाती है। अगर हम वर्ड के ऊपर गौर करें, मियोस से निकला है। मियोसिस का जो वर्ड होता है ना, ये एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है जिसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर। टू मेक स्मॉलर से मुराद कमी कर देना, छोटा कर देना। कहने का मतलब ये है मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल तकसीम होता है और जो नए सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद को आधा किया जाता है और उसकी भी एक वजह होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। मियोसिस क्या है? हमारे पास डेफिनेशन, ए प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल, एक ऐसा अमल जिसके दौरान एक डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है। यूकैरियोटिक मतलब नुमाया न्यूक्लियस वाला, डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है। सबसे पहले हमें पता हो व्हाट इज डिप्लॉइड सेल एंड व्हाट इज हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसके पास क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होता है, यानी कि ये अगर डिप्लॉइड सेल है तो ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में नहीं होते, सिंगल होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पर डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं और हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का एक वाहिद सेट होता है। इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। जब हम बात करते हैं पेयर्स की, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये पेयर नहीं है। जिस भी सेल के अंदर आपको ऐसा क्रोमोसोम एक अकेला नजर आता है तो वो पेयर की शक्ल में नहीं है, ये एक वाहिद क्रोमोसोम है। ऐसा क्रोमोसोम जो एस फेज से गुजर चुका है, अपने पास एक सिस्टर क्रोमाटिड रखता है। तो तादाद की बात करें तो ये क्रोमोसोम तादाद में एक है, लेकिन अमाउंट इसके पास एक अपनी कॉपी है, अमाउंट इसके पास अपनी डबल है। इसके ऊपर हमने बात की थी जब माइटोसिस पढ़ रहे थे। कोई भी क्रोमोसोम जब इस हालत में हो या इस हालत में हो तो ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। जब हम क्रोमोसोम्स की तादाद को गिनते हैं तो हमें देखना है सेंट्रोमियर कितने हैं। जब ये आपस में जुड़ा हुआ है तो एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि इसके पास एक सेंट्रोमियर है। फिर आगे जाकर ये क्रोमोसोम अपने इस सेंट्रोमियर को जुदा करेगा और ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे जो है सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये 2 क्रोमोसोम है। क्या है? 2 क्रोमोसोम। अब ये एक अलग क्रोमोसोम है, ये एक अलग है, लेकिन जब जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर एक था तो ये एक क्रोमोसोम है। और हम डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं, और डिप्लॉइड में जिन जोड़ों की बात की जा रही है, ऐसे जो एस फेज से गुजरे हुए क्रोमोसोम हैं वो ऐसे आते हैं प्रोफेज के अंदर, और एक क्रोमोसोम और सामने उसके दूसरा क्रोमोसोम, इस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और कुछ पॉइंट्स के ऊपर अटैच होते हैं और एक जोड़ा बना देते हैं। अब ये क्रोमोसोम का जोड़ा है, 1 क्रोमोसोम, 2nd क्रोमोसोम। तो ये अब 2 क्रोमोसोम है और जोड़ों की शक्ल में होते हैं। मानो हम इंसान हैं और हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ऐसे एक क्रोमोसोम ऐसे 46 होंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? फिर 23 पेयर्स बनेंगे। 23 पेयर्स जब बनते हैं हमारे अंदर तो ऐसा एक पेयर है, ऐसे 23 बनते हैं, तो 23 पेयर बनते हैं। तो 23 पेयर जब सेपरेट होंगे तो 23 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, 23 इधर चले जाएंगे। जब ये पेयर में थे तो वो सेल डिप्लॉइड था, और जब ये पेयर सेपरेट हो जाएंगे तो 23 ऐसे 23 वाला एक सेल बनेगा और ऐसे भी 23 वाला एक सेल बनेगा। तो अब ये पेयर की शक्ल में नहीं थे, पेयर तो टूट गए हैं। तो अब ये 23 वाला और ये 23 वाला क्या होगा? हमारे पास हैप्लॉइड सेल होगा।
समझ आ गई है। अगर हम मियोसिस की तारीख को देखें तो मियोसिस का जो प्रोसेस है डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय ऑस्कर हार्टविग। सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया और डिस्क्राइब किया, बयान किया, 1876 की बात है। एक साइंटिस्ट थे ऑस्कर हार्टविग, उन्होंने इसे बयान किया। और अगर मियोसिस की फेजेस की बात करें तो मियोसिस का अमल 2 प्रोसेस में मुकम्मल होता है। एक पहले मियोसिस 1 होती है, क्या होती है, मियोसिस 1, और फिर मियोसिस 2 होती है। इन दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, समझ आ गई है। यानी कि एक हमारे पास 46 वाला एक डिप्लॉइड सेल है, तो अब इसने क्या करनी है, हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा। क्या करेगा, हमारे पास मियोसिस 1। और कोई भी सेल मियोसिस के दौरान एक सेल से 4 सेल डायरेक्ट नहीं बनाता, पहले वो 2 सेल बनाता है, फिर उन 2 से आगे 4 सेल बनाता है, समझ आ गई है। तो फिर अगर ये हमारे पास एक सेल है मियोसिस 1 से गुजरा है, तो 46 वाला जब मियोसिस 1 कर चुका होगा तो 23 वाले 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस 1 का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर मियोसिस 2 में यही 23 वाले मज़ीद अपने आप को तकसीम करते हैं और मियोसिस 2 का जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है। ये 23 वाले नए सेल बनाते हैं और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब हम मियोसिस 2 की बात करेंगे, समझ आ गई है। तो अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक सेल है, उसने मियोसिस का प्रोसेस किया है, डिप्लॉइड सेल है, उसने मियोसिस किया। तो मियोसिस के दौरान डायरेक्ट 4 सेल में नहीं टूटेगा, पहले वो 2 सेल में टूटेगा और अपने क्रोमोसोम्स को आधा कर लेगा और इसको हम कहते हैं मियोसिस 1। फिर वो जो डॉटर सेल हैं जो मियोसिस 1 के नतीजे में बने हैं वो मियोसिस 2 करते हैं और मियोसिस 2 के बाद फिर मज़ीद वो 2 सेल बनाते हैं और इस तरीके से हमारे पास बन जाते हैं 4 डॉटर सेल्स। 4 नए हमारे पास डॉटर सेल्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। अब यहाँ पर क्रोमोसोम डिप्लॉइड है, क्या है ये, डिप्लॉइड सेल है, 2n यानी कि 2 सेट है। फिर यहाँ पर ये जो नए सेल बने हैं हमारे पास ये हैप्लॉइड सेल हैं, क्योंकि वो जो पेयर थे क्रोमोसोम्स के वो जुदा हो गए तो ये 1n वाले बन जाते हैं। फिर आगे जाकर वो जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे एक क्रोमोसोम और ऐसा दूसरा, ऐसे पेयर की शक्ल में 23 पेयर थे। जब ये 23 पेयर जुदा हो गए तो 23 एक सेल में, 23 एक सेल में, तो ये अब पेयर की शक्ल में नहीं है, तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड सेल, ऐसे 23 वाले। फिर आपको पता है ये भी एक क्रोमोसोम है जब तक जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसके सिस्टर क्रोमाटिड अलग होंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे जाकर ये 23 वाला हैप्लॉइड सेल के सिस्टर क्रोमाटिड अलग होंगे ऐसे, यानी कि अगर ऐसे क्रोमोसोम्स हैं इनके पास तो ये जुदा हो जाएंगे, तो इनके अंदर एक ये क्रोमोसोम आ जाएगा और एक ये। तो इस तरीके से 23 वाले हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस करने के लिए पहले हमारे पास हुई है मियोसिस 1, फिर हमारे पास हुई है मियोसिस 2। अब ये जो हैप्लॉइड सेल हैं इनको आगे मॉडिफाई करके स्पर्म और एग बना दिया जाएगा जो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। स्पर्म और एग जब फ्यूज होंगे तो यही 23 वाले आपस में मिलेंगे और 46 वाला दोबारा से जाइगोट बनेगा जिससे एक नए जानदार का आगाज हुआ। मियोसिस करना या क्रोमोसोम्स को आधा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 46 वाला सेल एक मादा से और एक 46 वाला सेल नर से जाता, हम इंसानों की ही बात करें तो आने वाले नए बच्चे में 46 एक तरफ से आते तो 46, तो नई स्पीशीज में तो क्रोमोसोम्स की तादाद 92 हो जाती, जो कि क्रोमोसोम को मेंटेन करने में बहुत मसला आ रहा है। तो इसलिए फिर हर जानदार जब बालिग हो जाता है तो अपने हैप्लॉइड सेल बनाता है, क्रोमोसोम को आधा करता है, वो भी क्रोमोसोम को आधा करता है। वो 40 से 23 बनाएगा, वो भी 40 से 23 बनाएगा। 23 वाले फ्यूज होंगे तो नया जानदार फिर से 40 वाला बनेगा। वो भी फिर जब बालिग होगा तो वो भी बाकी उसके जिस्म के सारे सेल माइटोसिस करेंगे, लेकिन जो नस्ल को आगे बढ़ाने वाले सेल हैं वो फिर मियोसिस करेंगे और 23 वाले नए सेल्स बनाएंगे हैप्लॉइड सेल, जिनसे आगे स्पर्म और एग डेवलप होंगे। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट हम फेजेस ऑफ मियोसिस में मियोसिस 1 को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 2 को पढ़ेंगे, देखेंगे उनके दौरान क्या हो रहा है। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।